नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मित्रों, हम अपनी पिछली कक्षा में बायोलॉजी की कक्षा में श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे। श्वसन तंत्र के हमने 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। 3 वीडियो हमारी श्वसन तंत्र की आपके पास आ चुकी है और आज हम श्वसन तंत्र का चौथा पार्ट पढ़ेंगे, 4th पार्ट पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका श्वसन तंत्र ही है और श्वसन तंत्र का चौथा पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 4 हमारा टॉपिक है। वैसे तो आपके पास श्वसन तंत्र लगभग आपका पूरा हो चुका था। मैंने आपको बताया था कि श्वसन तंत्र आपका लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन एक टॉपिक बाकी है, श्वसन की क्रियाविधि। वो हमारे को पढ़नी है। उससे आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस एग्जाम्स में। जो आपके हार्ड एग्जाम पटवारी रीट हो गया, इनके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमें पढ़ने हैं कि श्वसन तंत्र आपके पास के अंदर श्वसन की क्रियाविधि किस नाम से जानी जाती है और क्या होता है श्वसन की क्रियाविधि के अंदर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, श्वसन की क्रियाविधि में क्या होता है कि ये मैं बात करूं श्वसन, ये जो आपका श्वसन होता है, श्वसन आपके पास 2 स्टेप के अंदर होता है। श्वसन आपका कितने स्टेप में होता है? 2 चरणों के अंदर होता है। तो अगर मैं बात करूं श्वसन की, तो रेस्पिरेशन आपका, श्वसन की क्रियाविधि की बात करूं तो श्वसन आपका 2 चरणों के अंदर पूरा होता है। तो दोनों चरणों की हम बात करते हैं। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप और एक होता है आपका सेकंड स्टेप। तो 2 चरणों में हमारे श्वसन का क्रियाविधि पूरी होती है। पहला आपके पास जो चरण है वो कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं सांस लेने के लिए अपन जिसको बोलते हैं फुफ्फुसीय श्वसन, या जिसको अपन बोलते हैं बाह्य श्वसन, फुफ्फुसी श्वसन या बाह्य श्वसन। और एक होता है आपका आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन जिसको अपन बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये तो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये आपके पास ध्यान रखना कि श्वसन की क्रियाविधि अपन पढ़ रहे हैं, तो श्वसन की क्रियाविधि का मतलब क्या है कि श्वसन किस प्रकार होता है। तो श्वसन 2 चरणों में पूरा होता है। पहला तो आपके पास होता है बाह्य श्वसन, जिसको अपन बोलते हैं फुफ्फुसीय श्वसन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? जिसको अपन फुफ्फुसीय श्वसन। और दूसरा आपका होता है आंतरिक श्वसन, जिसको अपन बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? जिसको अपन कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि पहला अपन को बाह्य श्वसन पढ़ना है, उसको अपन डिटेल रूप से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बाह्य श्वसन, जिसको अपन बोलते हैं फुफ्फुसीय श्वसन। अब देखिए फ्रेंड्स, बाह्य श्वसन के अंदर क्या क्या होता है। तो बाह्य श्वसन के अंदर 2 स्टेप हैं आपके। जो बाह्य श्वसन होता है, उस बाह्य श्वसन के अंदर 2 स्टेप होते हैं। तो पहला कार्य क्या होता है? बाह्य श्वसन के अंदर होता है पहला कार्य कि सांस लेना व छोड़ना। ये तो आपके पास पहला कार्य होता है। ये तो आपका कौन सा कार्य होता है? पहला कार्य होता है। तो सांस लेने व छोड़ने का कार्य आपका क्या होता है? पहला कार्य होता है इसके अंदर, इस बाह्य श्वसन के अंदर। ये तो फर्स्ट कार्य होता है। दूसरा कार्य इसके अंदर होता है गैसों का विनिमय, गैसियस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय होता है। दूसरा कार्य इसके अंदर क्या होता है? गैसों का विनिमय। श्वसन की क्रियाविधि के अंदर पहला चरण अपन पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं बाह्य श्वसन, सांस लेना व छोड़ना। और दूसरा इसके अंदर क्या होता है? गैसों का विनिमय। अब गैसों का विनिमय कैसे होता है? तो ध्यान से देखिएगा सभी फ्रेंड्स। गैसों का विनिमय, एक तो आपके पास ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का, अच्छा गैसों का परिवहन अगर मैं बात करूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, तो गैसों का विनिमय कैसे कैसे होता है? गैसों का विनिमय मतलब होता है देना लेना। एक तो जाता है फेफड़ों से अंगों तक, गैसें जाती है फेफड़ों से लेके अंगों तक, फेफड़ों से अंगों तक। और आपको पता है फेफड़ों से अंगों तक कैसा
आपके पास कौन सी गैस जाती है भाई? अंगों तक तो शुद्ध गैस ही जाती है ना। हमारा जो रुधिर, आगे अपन रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे फेफड़ों से अंगों तक कैसा रुधिर जाता है, आपके पास शुद्ध रुधिर जाता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर। तो फेफड़ों से अंगों तक ऑक्सीजन गैस जाती है। कौन सी गैस जाती है? ऑक्सीजन गैस जाती है। और दूसरा आपके पास है अंगों से फेफड़ों तक। अंगों से फेफड़ों तक कौन जाती है आपके पास? तो अंगों से फेफड़ों तक आपके पास CO2 गैस जाती है। कौन सी गैस जाती है? CO2 गैस जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं कि फेफड़ों से अंगों तक ऑक्सीजन गैस जाती है। और ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस किसके द्वारा ले जाई जाती है? जो मैंने आपको श्वसनीय वर्णक बताया था, हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन के द्वारा इस ऑक्सीजन गैस का परिवहन किया जाता है। और ये आप रक्त परिसंचरण तंत्र में भी पढ़ोगे, ऑक्सीजन गैस का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बोला? श्वसन की क्रिया विधि में पहला काम क्या होता है? बाह्य श्वसन का होता है। बाह्य श्वसन पहला स्टेप होता है, पहला चरण होता है। उस बाह्य श्वसन में दो और चरण आते हैं। एक तो आता है सांस लेना व छोड़ना, और दूसरा आता है गैसों का विनिमय। सांस लेना व छोड़ना मतलब आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो। अब दूसरा होता है गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय मतलब क्या होता है कि ये एक तो गैसें फेफड़ों से अंगों तक जाती है और एक बार अंगों से फेफड़ों तक जाती है। तो आगे जब अपन रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि रुधिर आपके पास फेफड़ों से अंगों तक तो शुद्ध जाता है और अंगों से फेफड़ों तक अशुद्ध जाता है। अंगों से फेफड़ों तक अशुद्ध रुधिर जाता है, फिर फेफड़ों से शुद्ध होकर अंगों तक वापस आ जाता है। तो शुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस वाला रुधिर, और अशुद्ध का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला रुधिर, यानी आपका ब्लड। तो फेफड़ों से अंगों तक ऑक्सीजन गैस का परिवहन होता है, किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। अंगों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन होता है, किस किस के द्वारा? तो देखिएगा ध्यान से, बाइकार्बोनेट के द्वारा। बाइकार्बोनेट जितने भी होते हैं, हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के द्वारा कितने परसेंट? लगभग 70% आपके पास लगभग कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा परिवहित की जाती है? आपके पास बाइकार्बोनेट द्वारा परिवहित की जाती है। और दूसरा जल जो होता है, वाटर, उसके द्वारा लगभग 15 से 20% परिवहित की जाती है। और जो आपके पास दूसरा आपके पास होता है 15 से 25% है, ये 15 से 25%, तो लगभग 15 से 25% तक होती है। और तीसरा आपके पास जो प्लाज्मा होता है, रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है रुधिर में, उसके द्वारा लगभग 5% से 10%। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने कि अंगों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड किस किस के द्वारा प्रवाहित की जाती है? एक तो बाइकार्बोनेट द्वारा। बाइकार्बोनेट द्वारा कितनी? 70% तक लगभग। उसके बाद जल द्वारा कितनी? 15 से 25%। उसके बाद प्लाज्मा द्वारा कितनी? 5 से 10%। तो पहला चरण मैंने आपको करा दिया है। पहला चरण श्वसन का कौन सा होता है? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या होता है? सांस लेने व छोड़ने की प्रक्रिया होती है। और दूसरा स्टेप होता है गैसों का विनिमय। उसके बाद गैसों के विनिमय के अंदर दो चरण होते हैं। एक तो फेफड़ों से अंगों तक गैसें जाती है और अंगों से फेफड़ों तक गैसें जाती है। ये अपन रुधिर परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे कि अंगों से रुधिर जाता है फेफड़ों तक, अशुद्ध वाला। अशुद्ध कहने का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन अंदर रख लेते हैं। तो फेफड़ों से अंगों तक ऑक्सीजन वाली गैस जाती है, किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन द्वारा। और फेफड़ों, अंगों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है, किस किस के द्वारा? बाइकार्बोनेट के द्वारा 70%, जल के द्वारा 15 से 25% और प्लाज्मा के द्वारा 5 से 10%। ये आपके श्वसन की क्रिया विधि का पहला जो चक्र है वो कंप्लीट हुआ, पहला स्टेप पूरा हुआ, जिसको अपन बोलते हैं बाह्य श्वसन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब अपन पढ़ते हैं अगला स्टेप। तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो आता है जिसको अपन बोलते हैं आंतरिक श्वसन। इसको बोलते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। बहुत ही अच्छा है, पूछा जाता है इससे प्रश्न, कोशिकीय श्वसन। अब सभी फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका कोशिकीय श्वसन होता है ये दो भागों में पूरा होता है।
ये भी 2 चरणों में पूरा होता है। ये हमारा सेकंड चरण है श्वसन की क्रियाविधि का, और पहला चरण 2 भागों में कंप्लीट होता है। इसी प्रकार दूसरा चरण भी 2 भागों में कंप्लीट होता है। कौन कौन से? कोशिकीय श्वसन 2 भागों में कंप्लीट होता है। पहला चरण आपका होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोलाइसिस। तो पहला चरण होता है ग्लाइकोलाइसिस का, और दूसरा जो चरण है वो होता है कैब्स चक्र का। दूसरे चरण को अपन बोलते हैं कैब्स चक्र, तो कैब्स साइकिल। तो पहला चरण तो होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस का, और दूसरा चरण आपका होता है कैब्स चक्र का। अब ये दोनों वर्ड का मतलब क्या, नए वर्ड है आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो देखिए, ग्लूकोज का एक अणु, सबसे पहले जब कोशिकीय बाह्य श्वसन हो गया पूरा का पूरा, अब कोशिकीय श्वसन की बारी आती है। तो कोशिकीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन स्टार्ट होता है। सबसे पहले एक ग्लूकोज का अणु टूटता है अनॉक्सी श्वसन के द्वारा, यानी वायु की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर ऑक्सीजन का विखंडन किसकी अनुपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो बनेगा पायरुविक अम्ल। क्या बनेगा आपके पास? पायरुविक अम्ल बनेगा। एक पायरुविक अम्ल के अणु बनता है, और उस पायरुविक अम्ल के बनने से 2 एटीपी के अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 2 एटीपी के अणु बनते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपके पास ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है आपके पास? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपके पास ग्लूकोज जो होती है, उस ग्लूकोज का अनॉक्सी श्वसन होता है। ग्लूकोज का अनॉक्सी श्वसन होता है। तो अनॉक्सी श्वसन का मतलब क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन का मतलब होता है कि भाई इसका विखंडन होता है, वो भी कैसा विखंडन? अपूर्ण विखंडन। कैसा विखंडन होता है? अपूर्ण विखंडन होता है। और अपूर्ण विखंडन का मतलब क्या हो गया? एक आपके पास इससे ग्लूकोज के विखंडन से कितना बनता है? एक पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक अम्ल का अणु बनता है। पायरुविक अम्ल का अणु बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। पायरुविक अम्ल का अणु बनता है, और पायरुविक अम्ल के अणु बनने से कितनी एटीपी ऊर्जा निकलती है? 2 एटीपी के अणु। 2 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। तो 2 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं। एटीपी मैंने बताया था श्वसन की क्रिया के अंदर ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में मुक्त होती है। अच्छा, आपको यह भी बताया था अनॉक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कहां पे संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। तो यह पूरी की पूरी प्रक्रिया कहां होती है? यह प्रक्रिया कहां होती है आपके पास? तो यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, यानी कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होती है। कोशिका द्रव्य में होती है। तो आपके पास बाह्य श्वसन हो गया, और ये मैंने आपको आंतरिक श्वसन बताया। आंतरिक श्वसन यानी कोशिकीय श्वसन। इसका पहला चक्र है ग्लाइकोलाइसिस, पहला स्टेप। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन, जिससे क्या बनता है? पायरुविक अम्ल का एक अणु बनता है, और इससे 2 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं। और यह प्रक्रिया किस में होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। अब ये तो आपके पास पायरुविक अम्ल बन गया। अब होता है दूसरा स्टेप, और जो दूसरा स्टेप है वो होता है कैब्स चक्र। और इस कैब्स चक्र, कैब्स साइकिल में क्या होता है? ये जो पायरुविक अम्ल है, ये आपके पास टूटकर, ये पायरुविक अम्ल टूटकर जल और किसके अणु बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं। तो पायरुविक अम्ल टूटकर किस में परिवर्तित होता है? जल और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड में। तो पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल पायरुविक अम्ल जो है वो पायरुविक अम्ल किस में टूटता है? तो आपका जो पायरुविक अम्ल है वो आपके पास टूट जाता है जल एवं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो पायरुविक अम्ल जल व CO2 में टूट जाता है, और इससे आपके पास कितने अणु मुक्त होते हैं? 36 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं। कितने अणु मुक्त होते हैं? 36 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं। और यहां पे
कौन सी प्रक्रिया होती है? यहां पे ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। कौन सी श्वसन की? ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो इस जगह यानी कैप्स चक्र में कौन सी श्वसन की प्रक्रिया होती है? ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। और ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया होगी तो कहां कहां होगी? एक तो आपके पास कोशिका द्रव्य में होगी और एक आपके पास कहां पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। यह मैंने आपको कल ही बताया था। तो आपके पास श्वसन की, मानव के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो 2 स्टेप के अंदर होती है। पहला बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन के अंदर क्या होता है? बाह्य श्वसन में सांस लेना और छोड़ना होता है पहला स्टेप, और दूसरा गैसों का विनिमय होता है। और गैसों का विनिमय आपके पास 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला प्रोसेस मैंने क्या बताया? जब फेफड़ों से अंगों तक जाता है तो ऑक्सीजन जाती है, किसके द्वारा ले जाई जाती है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। और दूसरा अंगों से फेफड़ों तक ले जाई जाती है, वो किसके द्वारा ले जाई जाती है? आपके पास वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ले जाई जाती है बाइकार्बोनेट के द्वारा, प्लाज्मा जो रुधिर का प्लाज्मा होता है उसके द्वारा, और जल के द्वारा। और दूसरा चक्र, दूसरा जो स्टेप है वो होता है आंतरिक श्वसन यानी कोशिकीय श्वसन का। वो आपके पास 2 स्टेप में पूरा होता है, एक तो ग्लाइकोलाइसिस और एक होता है कैप्स चक्र। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? आपको इतना सा ध्यान रखना, सिर्फ इतना याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस मतलब अनोक्सी श्वसन, ग्लूकोज का अनोक्सी। तो दूसरा चक्र है हमारा आंतरिक श्वसन। अब देखिए दूसरे स्टेप आंतरिक श्वसन में क्या होता है? आंतरिक श्वसन में 2 क्रियाएं होती है, एक तो होता है ग्लाइकोलाइसिस और एक होता है आपका कैप्स चक्र। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस आप इतना सा ध्यान रखना, आप अनोक्सी श्वसन। अब अनोक्सी श्वसन मतलब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि ग्लूकोज किस में टूटेगा? पायरुविक अम्ल में टूटेगा। अब पायरुविक अम्ल में टूटने से 2 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं और यह प्रक्रिया किसके अंदर होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। अब उसके बाद में दूसरा होता है कैप्स चक्र। अब कैप्स चक्र के अंदर क्या होता है कि कैप्स चक्र के अंदर ये पायरुविक अम्ल जो बना है ये आपके पास ऑक्सी श्वसन के द्वारा जल और किस में टूट जाता है? CO2 में टूट जाता है और 36 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं। और यह प्रक्रिया ऑक्सी श्वसन की होती है। तो कहां कहां संपन्न होगी? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर। इस प्रकार 36 एटीपी इधर और 2 एटीपी इधर, कितने हो जाएंगे? टोटल 38 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं, जैसा कि मैंने आपको श्वसन की अभिक्रिया में बताया था और अभी और वापस बता दूंगा। तो अब आपका ये दूसरा स्टेप भी क्या हुआ? पूरा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलिए अब अपन देखते हैं इससे क्या निष्कर्ष निकला। इससे निष्कर्ष ये निकला, श्वसन की क्रियाविधि 2 चरणों में पूरी होती है। पहला बाह्य श्वसन और दूसरा आंतरिक श्वसन, जिसको कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। अब देखिएगा, इससे हमारे को 2 बातें ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस वाला चरण होता है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इस ग्लाइकोलाइसिस को EMP चक्र भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस को EMP चक्र भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, EMP चक्र भी कहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर बताओ ये EMP का क्या मतलब है, EMP का फंडा क्या है? तो भैया बिल्कुल सीधा सीधा फंडा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। EMP चक्र नाम वैज्ञानिकों के आधार पर रखा गया है जिन्होंने इसकी व्याख्या की थी। यहाँ पे E का मतलब है आपके पास एम्बेडन। क्या मतलब है? E का मतलब एम्बेडन नाम का वैज्ञानिक है। ठीक है ना फ्रेंड्स? E का मतलब क्या है? एम्बेडन। M का मतलब है मेयरहॉफ। क्या नाम है? M का मतलब है मेयरहॉफ। ये आपके पास M का मतलब है। P जो है, P का मतलब है पियर्सन। P का मतलब है पियर्सन। तो ये आपके पास ग्लाइकोलाइसिस को EMP चक्र बोलते हैं। और EMP में E का मतलब होता है एम्बेडन, M का मतलब होता है मेयरहॉफ और P का मतलब क्या होता है? पियर्सन। तो इस प्रकार से आपके पास ये EMP चक्र पूरा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस को EMP चक्र। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सभी जीव जितने भी होते हैं, सभी जीवों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है, ग्लाइकोलाइसिस का चरण होना इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है, मतलब होना ही होना है, मस्ट है। यानी पायरुविक अम्ल तो बनेगा ही बनेगा। यानी सभी जीवों के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सभी जीवों में ग्लाइकोलाइसिस चरण होना, ग्लाइकोलाइसिस चरण होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। इसका मतलब पायरुविक अम्ल तो आपके पास बनेगा ही बनेगा।
यानी पायरुविक अम्ल आपका बनेगा ही बनेगा, चाहे कोई सा भी जीव क्यों ना हो। चलिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी चक्र बोलते हैं, वैज्ञानिकों के नाम बता दिए। और ग्लाइकोलाइसिस हर जीव के अंदर होना जरूरी है, अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि पायरुविक अम्ल बनना भी अनिवार्य है सभी जीव के अंदर। इस प्रकार आपके ये श्वसन की क्रियाविधि वाला टॉपिक भी क्या हुआ, पूरा का पूरा समाप्त। जितना डिटेल हो सकता है मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा आपके 11th-12th वाला है वो काम में नहीं आता है। जो आगे और जो आप नीट का एग्जाम देते हो उसके अंदर काम में आता है, अपने सिंपल इतना ही काम आएगा, ये भी बहुत ज्यादा है। तो हमें ध्यान रखना है, क्या बताया, श्वसन की क्रियाविधि 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण होता है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन के अंदर 2 चरण होते हैं, सांस लेना व छोड़ना, और दूसरा क्या होता है आपके पास, दूसरा आपके पास होता है, पहला चरण तो होता है आपने बोला सांस लेना व छोड़ना, दूसरा चरण होता है गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय फेफड़ों से अंगों तक, अंगों से फेफड़ों तक, फेफड़ों से अंगों तक ऑक्सीजन किसके द्वारा, आपके पास हीमोग्लोबिन द्वारा। अंगों से फेफड़ों तक कौन सा, आपके पास CO2 का परिवहन, और CO2 का परिवहन किसके द्वारा, बाइकार्बोनेट के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा, जल के द्वारा। अब ये चरण हो गया पूरा। दूसरा स्टार्ट होता है कोशिकीय श्वसन का, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। और कोशिकीय श्वसन के अंदर भी 2 चरण होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस जहां अनॉक्सी श्वसन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, 2 अणु बनते हैं ATP के, और एक होता है आपका कैप्स चक्र जिसके अंदर आपके पास यही पायरुविक अम्ल टूट के आपके पास ग्लूकोज का विखंडन पूरा हो जाता है, इसके अंदर ऑक्सी श्वसन होता है और जल, और क्या बनता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। 36 ATP के अणु मिलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया ग्लाइकोलाइसिस को EMP चक्र भी बोलते हैं, और सभी जीवों में ग्लाइकोलाइसिस होना अनिवार्य है। अब देखिए, इसी के साथ अपन अभिक्रिया लिख देते हैं जो अपन ने शुरू में लिखी थी, वही अपन वापस लिखते हैं कि श्वसन की अभिक्रिया। तो मैंने पहले भी बताई थी आपको कि रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है, श्वसन की अभिक्रिया क्या होती है, और इस अभिक्रिया से, इस जो क्रियाविधि लिखी है इससे आपको समझ में भी आ रही होगी अभिक्रिया क्यों लिखी है मैंने। अब आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले ये आपका ग्लूकोज है, पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में होता है आपका कैप्स चक्र जिसके अंदर ऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन से आपके पास क्या बनता है, एक तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनता है पानी, और आपके पास क्या होती है, एनर्जी मुक्त होती है। और ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है ATP के रूप में। कितने अणु ATP के, 38 अणु, क्योंकि 36 तो आपके पास कैप्स चक्र से और 2 अणु किससे, ग्लाइकोलाइसिस से। ये आपका मैंने आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दिया इस श्वसन की अभिक्रिया किस प्रकार आपके पास होती है और क्या होती है। चलिए, ये आपके श्वसन की अभिक्रिया पूरी हुई। अब 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो इसी श्वसन से संबंधित है, उसके बाद हम इस चैप्टर का अंत करेंगे। नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ जीवों के श्वसन अंग, कुछ जीवों के श्वसन अंग। ये ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मल आपके पास बहुत बार पूछ लिया था, कई एग्जाम्स में आया है। कुछ जीवों के श्वसन अंग, सबसे पहले आपसे पूछ ले पक्षी जो सरीसृप के अंदर आते हैं, पक्षी या फिर आप सरीसृप बोल दो, पक्षी, सरीसृप, रेप्टाइल, सरीसृप, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश में मेरे को ये सरीसृप हिंदी में याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको ढंग से, इंग्लिश के अंदर तो है रेप्टाइल्स। उसके बाद में ये जो आपके पास स्तनधारी होते हैं, ये सरीसृप रेप्टाइल्स होता है, देखिए जो रेंग कर चलते हैं उनको बोलते हैं। और पक्षी अलग पक्षी वर्ग के अंदर आता है, ठीक है ना। तो थोड़े हिंदी में नाम टिपिकल है इनके, तो ये ध्यान रखना, सरीसृप और स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, ठीक है ना, जिसमें मनुष्य भी आता है, उसमें श्वसन अंग कौन से होते हैं, उनमें श्वसन अंग होते हैं फेफड़े। क्या होते हैं आपके पास, फेफड़े। तो उनमें श्वसन अंग होते हैं फेफड़े। उसके बाद मछली होता है, मछली के अंदर ये पूछा जाता है प्रश्न, मछली में श्वसन अंग कौन से होते हैं, गिल्स। गिल्स को बोलते हैं गलफड़े, गलफड़े यानी गिल्स, इंग्लिश में भी नाम आ सकता है, ध्यान रखना, फेफड़े, गिल्स यानी गलफड़े। उसके बाद आपसे पूछ ले मेंढक, फ्रॉग, तो मेंढक के अंदर आपके पास क्या होता है, मेंढक के अंदर जो श्वसन अंग होता है आपके पास 3 होते हैं, तीन अंगों से मिलकर काम करता है। एक तो त्वचा, एक फेफड़े और एक होता है गिल्स यानी गलफड़े। तीनों से मिलकर मेंढक के अंदर श्वसन होता है, त्वचा, फेफड़े और गलफड़े। अच्छा, आपसे पूछ ले केचुआ, केचुआ, केचुए के अंदर श्वसन अंग क्या होता है, तो केचुए के अंदर श्वसन अंग होता है त्वचा। क्या होता है आपके पास, त्वचा। केचुए के अंदर श्वसन अंग आपका होता है त्वचा।
और आपके पास जो कीट है, जो कॉकरोच वगैरह होते हैं, कीट या कॉकरोच, कीट और कॉकरोच, आपसे पूछ ले कीट या कॉकरोच के अंदर, थोड़ा मिस्टेक हो गई तो देख लेना, कॉकरोच, हाँ, कीट या कॉकरोच के अंदर कौन सा होता है श्वसन अंग? बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपकी श्वास नली होती है, जिसको आप बोलते हो ट्रैकिया, वो ट्रैकिया श्वसन के लिए काम करती है। किसके अंदर? कॉकरोच के अंदर या कीट के अंदर। अच्छा, एक और आता है बिच्छू, स्कॉर्पियो। जो बिच्छू होता है, बिच्छू के अंदर क्या होते हैं? बुकलंग, बुकलंग होते हैं आपके पास, बुकलंग, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अंदर बोलते हैं आपके पास पुस्त फुफ्फुस। पुस्त फुफ्फुस जो होते हैं वो आपके पास किसके अंदर काम करते हैं? स्कॉर्पियो, बिच्छू के अंदर ये अंग पाया जाता है पुस्त फुफ्फुस, जो श्वसन के लिए काम करता है, उनके श्वसन के अंदर सहायता करता है। फेफड़ों इनके अंदर, बिच्छू के अंदर पाया जाता है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं बहुत एग्जाम के अंदर। कुछ जीवों के श्वसन अंग, पक्षी, सरीसृप या स्तनधारी, क्या कौन से होते हैं इनके अंदर श्वसन अंग? फेफड़े। मछली के अंदर कौन सा होता है? गलफड़े। मेंढक के अंदर क्या होता है? त्वचा, फेफड़े और गलफड़े। और आपके पास केचुए के अंदर क्या होता है? त्वचा। उसके बाद कीट कॉकरोच के अंदर श्वास नली या ट्रैकिया, और बिच्छू के अंदर क्या होता है? बुकलंग यानी पुस्त फुफ्फुस। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसके बाद अपन को नेक्स्ट पढ़ना है आगे नया टॉपिक। ये आपका जो श्वसन तंत्र है वो हमारा पूरा हो चुका है, और इसी के साथ आपके 2 टॉपिक बायोलॉजी के पूरे हो चुके हैं, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा, हमने 4 वीडियो के अंदर ये पूरा जो है कंप्लीट किया है श्वसन तंत्र। आपके पास 4 वीडियो लगी इसको करने में। जितना डिटेल हो सकता है मैंने आपको उतना डिटेल कराया। इससे ज्यादा डिटेल आपको पढ़ना भी नहीं है और ना किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जितना अपन ऑफलाइन कक्षाओं में कवर अप नहीं कर सकते उतना मैंने आपको बताया यहाँ पे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको पूरा से पूरा ज्ञान दिया जा सकता है। कोई रोक टोक नहीं है इसमें, और ना कोई प्रेशर होता है कि आपको इतने समय में इतना करना है, कुछ भी कोर्स का कोई प्रेशर नहीं होता। इसलिए आप जितना डिटेल हो सकता है मैं आपको उतना बताऊंगा। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आ रखे वो भी बताएंगे। आप बस अच्छे से पढ़ते रहें, और जितना मैं कराता जाऊं आप उतना करते जाए, और पास में क्वेश्चन भी करते रहें। चलिए, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगली कक्षा के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो बायोलॉजी का एक नया टॉपिक होगा। होपफुली कोई शरीर का अंग तंत्र की बात करेंगे, या फिर कोई अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा तो उसकी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पास में एक बेल आइकन है, उसको जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।